હવે મહારાષ્ટ્રની લોકસભા ચૂંટણી 2024ના પાંચમા તબક્કા માટે 20 મેના રોજ મતદાન થવાનું છે। તે પહેલા પાંચમા તબક્કામાં એક બેઠકની ચર્ચા અચાનક વધી ચૂકી છે અને તે છે નોર્થ સેન્ટ્રલ મુંબઈની બેઠક। ભાજપ અહીંથી પૂનમ મહાજનની ટિકિટ કાપી તેમની જગ્યાએ 71 વર્ષીય પ્રખ્યાત વકીલ ઉજ્જવલ નિકમને ટિકિટ ફાળવી છે। આ નામ આખા દેશમાં જાણીતું એટલા માટે કારણ કે ઉજ્જવલ નિકમ એ જ વકીલ છે જેમની વકીલાત બાદ આતંકવાદી અજમલ કસાબને 26/11ના આતંકવાદી હુમલા માટે ફાંસીની સજા ફટકારાઈ હતી। તેઓ બીજેપીના નેતા પ્રમોદ મહાજનની હત્યાનો કેસ લડ્યા હતા। આ સિવાય અનેક ચર્ચિત કેસ તેઓ લડી ચૂક્યા છે અને જીત્યા પણ છે। ઉજ્જવલ નિકમ 600થી વધુ કેદીઓને આજીવન કેદની સજા અપનાવી ચૂક્યા છે। ત્યારે ઉજ્જવલ નિકમ માટે આ રાજનીતિનો પહેલો અનુભવ છે। તેમનો મુકાબલો કોંગ્રેસની વર્ષા ગાયકવાડ સાથે થવાનો છે। તેમણે રાજનીતિમાં આવવાનું કેમ વિચાર્યું, सांसद बन्या पछी देश माटे शुं करवा विचारे छे, आ तमाम बाबतो विषे TV9 साथे તેમણે विशेष बातचीत करी। सांभळीए। पेच कर्या बाद हवे राजनीतिमां दावपेच करवा माटे उतरी गया छे मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट थी भाजपना उम्मीदवार उज्जवल निकम, जे हाल अपनी साथे हाजिर छे। बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 में। सबसे पहले तो ये बताइए, इतने सालों तक आपने कानूनी दावपेच किए हैं, अब अचानक से राजनीतिक दावपेच कैसे? ये बात सच है कि राजनीति में मेरा जन्म सिर्फ 20 दिन पहले ही हुआ। मैं तो पहले ही देश के दुश्मन, समाज के दुश्मन, इनके खिलाफ कानूनी जंग लड़ता था और ये जंग लड़ता था तब मुझे महसूस हुआ कि हमारी देश की बाह्य सुरक्षा और इंटरनल सुरक्षा आज जिस शख्स ने बढ़ाई है वो है हमारे देश के लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इतना ही नहीं, जब 26/11 के आतंकी हमले के बाद जो साजिश पाकिस्तान में हुई थी उसके बारे में मैं और भारत सरकार के 3 अधिकारी इस्लामाबाद गए थे और उनको कहा था कि आपने हाफिज सईद झकीउर रहमान लखवी इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे, उनके खिलाफ साजिश का आरोप नहीं लगाया है। तब उन्होंने कहा कि सबूत दीजिए, सबूत। हमने कहा कि साजिश आपके यहाँ हुई है, सबूत आपको ढूंढना होगा। वो नहीं मान रहे थे। हम वापस आ गए और वापस आने के बाद जब हमने भारत सरकार को कहा और उसके बाद तो कांग्रेस की राज थी, उसके बाद मोदी सरकार का राज आ गया और मोदी सरकार को हमने बताया कि हमें डेविड हेडली की गवाही लेनी है और उन्होंने हमें सहायता की। मैंने डेविड हेडली की एविडेंस गवाही अमेरिका से ली, 8 दिन वीडियो लिंक से मुंबई के कोर्ट में ली। डेविड हेडली ने पाकिस्तान का पर्दाफाश कर दिया। ये बताइए कि इतने सालों तक आपने कोर्ट रूम में बैठकर कानूनी दावपेच किए हैं, अभी इस तरह से धूप में निकलकर प्रचार करने में कैसा अनुभव रहा, ये तो आपको पता नहीं हो। नहीं, ये अनुभव एक मेरा लाइफ का सेकंड इनिंग है। जैसे मैं राजनीति में घोषणा जाहिर हो गई उसी वक्त कांग्रेस वाले ने मुझ पर हमला बोल दिया। कांग्रेस वाले ने कह दिया कि उज्जवल निकम देशद्रोही है, यहां तक कह दिया कि करकरे जी की मृत्यु की इंक्वायरी होनी चाहिए। मुझे उस दिन तो दुख हुआ, मैंने खाना भी नहीं खाया उस रात को। तो मेरी पत्नी ने मुझे समझाया कि राजनीति में ऐसे आरोप तो आपको झेलने पड़ेंगे। अभी अगर जनता आपके साथ है तब डरते क्यों? मोदी साहब को भी बहुत आरोप सहने पड़े, फिर भी इस प्रकार कांग्रेस ने जो किया बहुत घिनौना काम किया। जिन्होंने हमारे पुलिस ऑफिसर ने शहादत दी उनके उन्होंने तौहीन की, इंसल्ट किया और इसलिए मैं कांग्रेस ने पार्टी ने फिर उस विपक्ष के नेता से अपना पल्ला झाड़ लिया और पल्ला झाड़ने के बाद मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आपने देश की क्षमा क्यों नहीं मांगी? आपने देश की क्षमा क्यों नहीं मांगे? आपको अगर उस पॉलिटिकल लीडर से
आप अलग सोचते हो तो फिर आपने उसको पार्टी से क्यों नहीं निकाला? मैं ये कांग्रेस पार्टी से सवाल करना चाहता हूँ। और इतना ही नहीं, शशि थरूर जी कहते हैं करकरे जी का मृत्यु, उसके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। थरूर साहब, करकरे जी की मृत्यु पर आप डाउट ले रहे हैं। करकरे जी मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट का फाइंडिंग है, उस पर आप विश्वास नहीं रखते। जो बयानबाजी कांग्रेस कर रही है उसे पाकिस्तान से सपोर्ट मिलता तो क्या हम कहेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे जो बेजर्मी आरोप जो करते हैं बिना वजह, उनसे पल्ला झाड़ना नहीं तो देश की क्षमा मांगना ही उनको उचित होगा। एक स्पष्ट बात यह है कि आप इतने समय तक कानूनी दावपेच के क्षेत्र में रहे हैं। महाविकास आघाड़ी की बात करें कि महायुति की बात करें, जितने भी मंत्री या नेता हैं उनमें दोनों ही दल में ऐसे हैं जिनके ऊपर कई सालों से केसेस चल रहे हैं। करप्शन के चार्जेस अजीत पवार के ऊपर भी चल रहे थे। ऐसे कई नेता हैं दोनों पार्टियों में। क्या कहना चाहेंगे? आप बात करें आइडियोलॉजी की, आइडियोलॉजी तो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है सबकी। अभी 15-20 दिन हुए राजनीति में आने के लिए, तो पूर्ण राजनीति नहीं हुआ है। अगले टाइम में 4 जून के बाद आप मिलो, तब हम इसका जवाब जरूर देंगे। तब तक राजनीति में हम माहिर हो जाएंगे। पर आपने केसेस तो सबकी देखी है, सबकी कुंडली आपके पास है कि किसका कैसा काला चिट्ठा है। बिल्कुल, इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी को भी कह दिया कि आप ज्यादा बोलो मत। आपके भी सरकार में मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर काम करता था और सभी सरकार के बारे में मुझे मालूमात है, लेकिन मैं राज की बात राज में रहने दूंगा, राज नहीं खोलूंगा, क्योंकि मेरे पास कल्चर है, संस्कार है, डरने को किसी को जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राज की बात राज ही रहने देंगे। उज्जवल निकम साहब जे कही રહ્યા છે અત્યારે કે બહુ બધા નેતાઓના અગેન્સ્ટમાં ભ્રષ્ટાચારના કેસીસ ચાલી રહ્યા છે, જો કે તમામ કાનૂની દાવપેચ એમને બધી ખબર છે, બધા સિક્રેટ બધા નેતાઓને ખબર છે। મહાયુતિની વાત કરીએ કે મહાવિકાસ આઘાડીની વાત કરીએ, પણ અમુક જે સિક્રેટ્સ છે અત્યારે ખોલવા નથી માંગી રહ્યા। સીધું એમને કહી દીધું 4 જૂન પછી એમની સાથે વાત કરવાની છે। કેમેરા પર્સન ઉમેશજી સાથે નીરુ TV9 મુંબઈ।